नहीं तो दोस्तों, आज हम लोग एड्यूटेरिया के द्वारा बीपीएससी एईटीओ एग्जाम के लिए जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर 14 फरवरी को पब्लिश किया गया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसी टेस्ट पेपर को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है यह टेस्ट पेपर का डिस्कशन इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग पेज पे दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एआई की मदद से एक ही पेज पर ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन को एडजस्ट किए हैं, ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है इसको आसानी से समझ सके, देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपको ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है। इसमें कह रहा है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म इन इंडिया। तो स्ट्रक्चरली मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डक्कन प्लेट्यू। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी में, ये सही है। कश्मीर वैली वाज फाउंड इन ए सिंक्लाइन। कश्मीर घाटी की रचना एक समविनीत में हुआ है। ये भी पॉइंट आपको सही है। कश्मीर वैली जो है आपको एक घाटी में है, सिंक्लाइन है। गंगा की मैदान एक अग्र गर्त में हुआ है। गंगेटिक प्लेन वाज फाउंड इन ए फोर आर्क डिप्रेशन। तो गंगा का जो मैदान है वह एक डिप्रेशन में फॉर्म हुआ। ये भी आपको पॉइंट सही है, तीसरा। उसके बाद हिमालय एंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। तो चीनी प्लेट जैसा कोई प्लेट हमारे ज्योग्राफी शब्द में नहीं है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलने से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये फोर्थ पॉइंट जो है आपको गलत है। इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 पॉइंट जो है यहाँ पर सही है। तो एक बार हम लोग जो है ये कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें। तो देखिए, हिमालय जो बना हुआ है यह आपको इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलने से हिमालय बना है। कश्मीर वैली जो है एक सिंक्लाइन है। हिमालय किससे बना हुआ है? आपको इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलने से बना हुआ। और मेघालय प्लेट्यू जो है यह आपको किसका एक्सटेंशन है? आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही भाग है मेघालय प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही भाग है आपको मेघालय प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। यह बात याद रखिएगा। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यह पॉइंट सही है। हिमालय रिप्रेजेंट द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड। यह भी बात सही है। हिमालय जो है आपकी यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। इंडिया वेस्टर्न कोस्ट लाइन वाज फाउंड बाय रिवर डिपोजिशन। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा। तो यह गलत है। भारत के पूर्वी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया से हुआ है, पश्चिमी तट का नहीं। यह जो है ऑप्शन सी जो है आपको गलत है। उसके बाद है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार। इंडिया गोंडवाना रॉक कंटेन द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल। तो यह पॉइंट आपको सही है। भारत में कोल जो है गोंडवाना रॉक में पाया जाता है। तो डी जो है ऑप्शन आपको सही है। इसमें गलत कौन सा था? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, पूर्वी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उसके बाद by what local name is Brahmaputra river known after entering Sadia from अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश से सदिया में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्थानीय नाम है यह आपको क्या है? दिहांग। एक बार हम लोग मैप में अरुणाचल प्रदेश में और ब्रह्मपुत्र नदी को तो देखिए, आपको वेस्टर्न कोस्ट जो है आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू जो भारत का सबसे ओल्डेस्ट भाग है, यह यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया है। और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी जैसे ही आपको अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तो यहाँ पर सदिया डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम क्या है? दिहांग। रिवर चेंजेस नेम अपॉन एंटरिंग सदिया। इसका नाम क्या होता है? दिहांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिहांग। उसके बाद, द गंगा इज ए वेरी पॉल्यूटेड रिवर, द मोर सेक्रेड ए रिवर इज द मोर पॉल्यूटेड इट। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। यह पॉइंट आपको सही है। लेकिन जो नदी जितनी पवित्र होती है उतना ही अधिक प्रदूषित होता है, ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं। तो ऑप्शन ए जो है सही है, रीजन जो है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। उसके बाद, द फेमस तिलैया मेथन डैम इन झारखंड आर कनेक्टेड टू ए ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। कंसीडर द फाउंडेशन ऑफ दामोदर वैली प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई दैट रिवर। तो झारखंड स्थित प्रसिद्ध तिलैया मेथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है बराकर नदी। तो बराकर नदी जो है आपको दामोदर की सहायक नदी है। और बराकर नदी के किनारे कौन सा है? तो तिलैया मेथन डैम है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, तो की ट्रिब्यूटरी क्या है नाम है? बराकर रिवर। और ये ही बराकर रिवर पर तिलैया मेथन डैम है। बराकर सिटी भी है, आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, धनबाद के बगल में बराकर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून इज सीजनल रिवर्सल कॉज्ड बाय। भारतीय मानसून में प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है, जिसका कारण क्या है? तो जो मानसून में जो सीजनल रिवर्सल होता है उसका कारण क्या है? स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ये जो है सीजनल रिवर्सल का मेन कारण है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। उसके बाद डिस्पाइट एडिक्वेट मानसून रेनफॉल इंडिया इज कंसिडर्ड ए थर्स्टी लैंड, व्हाट इज द मेन रीजन? प्राप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, रैपिड रेन ऑफ द रेन वाटर। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना कोई मतलब नहीं। भारत का व्यापक भौगोलिक विस्तार कोई मतलब नहीं। इसका आंसर क्या है? आपको बारिश का पानी जो है तेजी से बह जाता है, इसलिए भारत का जो है हम लोग प्यासी धरती भारत को कहते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। So what are why are there more cyclone on the eastern coast of India than on the western coast? भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आता है? सबसे अधिक सटीक कारण क्या है? तो सबसे अधिक सटीक कारण क्या है? जो खाड़ी का शंखाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर केंद्रित करता है। तो द कोनिकल शेप ऑफ बे कंसंट्रेट साइक्लोन टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट। तो पूर्वी तट पर गर्मी अधिक होता है कोई मतलब नहीं। बंगाल की खाड़ी का जल स्तर अरब सागर से कम है, गलत है। तो खाड़ी की शंखाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तट की ओर केंद्रित करता है। हिमालय की ऊंचाई चक्रवात को बंगाल की खाड़ी की ओर मोड़ देता है, कोई मतलब नहीं है। तो ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा चक्रवात हमें देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? खाड़ी की शंखाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर मोड़ देता है। ये सब इंफॉर्मेशन जो है एक बार हम लोग यहाँ पर देखिए आपको हम लोग मानसून का मेन रीजन जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड फ्रॉम लैंड एंड सी। और भारत में सूखा का मेन कारण क्या है? बारिश तो होता है लेकिन जल्दी ही बारिश का पानी जो है आपको बह जाता है। उसके बाद साइक्लोन जो है ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, यहाँ पर हमें साइक्लोन देखने को मिलता है। मेन कारण द बे इज कोनिकल, द फनल स्टॉर्म एनर्जी डायरेक्टली टुवर्ड्स द कोस्ट। तो ये जो कोनिकल शेप का है, यहाँ से आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें यहाँ पर देखने को ज्यादा मिलता है। वार्मर वाटर एंड हाइयर ह्यूमिडिटी ऑफ बे फीड्स द स्टॉर्म, द ईस्ट कोस्ट इज फार मोर वल्नरेबल देन द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जो को भी देख रहे हैं इस तरीके से जो हम एआई की मदद से क्वेश्चन को फ्रेमिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, ये आप लोग को सही लग रहा है क्या नहीं, ये जरूर आप लोग फीडबैक देखें, हमें बताइएगा कि आप लोग जो है यहाँ पर जो ओरिजिनल टेस्ट पेपर है इसी से आप लोग डिस्कशन चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड हैड इंक्रीज्ड इन हिमालयाज, लार्ज स्केल माइनिंग इन रिसेंट ईयर। तो ये दोनों पॉइंट सही है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, उसका मेन कारण क्या है? हिमालय में बड़े स्तर पर खनन कार्य हो रहा है, रोड बनाने के लिए, माइनिंग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोनों पॉइंट जो है आपको यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईस्टर्न कोस्ट इज मोर अफेक्टेड बाय साइक्लोन देन द वेस्टर्न कोस्ट। अभी हम लोगों ने बात किया था पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, ये पॉइंट सही है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया लाइड इन द परमानेंट बेल्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ईस्टर्न कोस्ट जो है आपको परमानेंट बेल्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड में नहीं पड़ेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत का पूर्वी तट मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून के प्रभाव में आता है, न कि वर्ष भर सक्रिय उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की स्थायी मेखला में। तो कारण जो है गलत है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की अस्थायी मेखला में नहीं पड़ता। भारत का जो पूर्वी तट है वह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्योंकि भारत का पूर्वी तट तो उत्तर पूर्वी मानसून में आता है, न कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की अस्थायी मेखला में होता है। तो मानसून का मेन इंपैक्ट है, ये कारण जो है गलत है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। कथन सही है, कारण गलत है, तो आंसर क्या है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट एनिमल एंड प्लांट सेल इज करेक्ट। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। प्राणी कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल हैव ओनली ए सेल मेम्ब्रेन नॉट ए सेल वॉल, बट प्लांट सेल हैव बोथ द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा? बी। एनिमल सेल में आपको केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट में आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों देखने को मिलता है। उसके बाद साउंड एंड लाइट वेव, ध्वनि और प्रकाश तरंगे जो है, साउंड वेव जो है बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और लाइट वेव जो है आपको किस प्रकार का है? तो ट्रांसवर्स वेव है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। उसके बाद व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह क्वेश्चन जो है इसको हम लोग ओरिजिनल टेस्ट पेपर में एक बार देखते हैं। तो हमारे ओरिजिनल टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस उष्मा देता है, इसके बारे में
कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिना बुझे चूने का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। तो यह जो पॉइंट है यहाँ पर, बिना बुझे चूने का प्रयोग जो है, ठीक है, उसे बुझे चूने के घोल का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बुझे चूने का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। उसके दीवारों की पतली परत बनाने के लिए, दीवारों पर पतली परत बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड वायु में विद्यमान कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है। तो बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। तो ये सी गलत है, थर्ड पॉइंट गलत है, पहला पॉइंट गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना नाम से ज्ञात एक और कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर सेकंड और फोर्थ पॉइंट जो है आपको सही है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी यहाँ देख लीजिए। देखिए, क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, तो ये गलत है। स्लैग्ड लाइम सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, तो सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन ऑक्साइड carbon dioxide. Calcium oxide reacts slowly with carbon dioxide in the air to form a thin wall on the wall. तो ये स्लोली रिएक्ट नहीं करता है, ये बहुत ही तीव्र गति से रिएक्शन करता है। तो थर्ड पॉइंट गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज स्लैग लाइम, तो यह बात आपको सही है, सेकंड और फोर्थ जो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड फ्रॉम ग्लूकोज। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनता है, लेकिन स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या अंतर है। स्टार्च जो है आपको स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट है, और ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है, जबकि स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है। ग्लाइकोजन इज मेड इन एनिमल सेल बट स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लें। तो हिमालय में लैंडस्लाइड का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। का मेन कारण क्या है, यहाँ बहुत ही ज्यादा माइनिंग एक्टिविटी हो रहा है। उसके बाद जो है प्लांट सेल में जो है आपको क्या होता है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट में जो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, और एनिमल में जो ग्लूकोज एनर्जी का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, साउंड वेव जो है एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लाइट वेव जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। ये भी हम लोग लाइट वेव के बारे में बात किए थे। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जो देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट देता है, जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट मेक्स मॉलिक्यूल मूव फास्टर सो दे क्रैश इनटू ईच अदर मोर। तो ये याद रखिएगा, क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम के कांसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इसके द्वारा एग्जिबिट किया जाता है। तो प्लेटिनम जो है मुख्यतः अनुचुंबकीय सिद्धांत प्रदर्शित करता है। प्लेटिनम जो अनुचुंबकीय सिद्धांत यहाँ पर प्रेरित करता है। ऑप्शन बी, प्लेटिनम मुख्य रूप से अनुचुंबकीय सिद्धांत प्रदर्शित होमोजेनियस, तो यह गलत है। जो अगर डिफरेंट कंपोनेंट होगा तो उसको हम लोग क्या, होमोजेनियस, तो यह गलत है। जो अगर डिफरेंट कंपोनेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग हेटेरोजीनियस कहते हैं। पूरे हिस्से में विभिन्न संघटक वाला घोल समरस नहीं कहलाता, उसको होमोजेनियस नहीं, उसको हेटेरोजीनियस कहते हैं। तो कारण गलत है, अभिकथन जो है यहाँ पर सही है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी जो है आपको इसका आंसर ये सही है, आर जो है गलत है। उसके बाद रिगार्डिंग नोबल मेटल, उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। यूरेनियम एंड लेड आर एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल, तो यह बात गलत है। यूरेनियम और सीसा जो है उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। उत्कृष्ट धातु का उदाहरण कौन सा है, तो सोना जो है आपको, गोल्ड, ये उत्कृष्ट धातु है। उत्कृष्ट धातु वे धातु है जो नम हवा के संपर्क में आने पर संक्षारित या ऑक्सीकृत नहीं होता है, वो प्रकृति में बहुत कम प्रतिक्रियाशील होता है। तो उत्कृष्ट धातु का एग्जाम्पल कौन सा है, सोना, प्लेटिनम, यह जो है आपको उत्कृष्ट धातु, सोना, चांदी, प्लेटिनम, प्लेडियम, रोडियम, इरिडियम, ये सब उत्कृष्ट धातु है। यूरेनियम और लेड जो है उत्कृष्ट धातु, नोबल मेटल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट आपको गलत है। कौन सा कथन सही है, तो केवल कथन 1 जो है आपको सही। उसके बाद जो फॉलोइंग कंपोनेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीडाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा सही है, एक बार हम लोग देखते हैं। लाइट एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी रिड्यूसिंग वाटर, ये गलत है। क्लोरोफिल ऑब्जर्व्स केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट ऑक्सीडाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है। क्लोरोफिल ऑब्जर्व्स लाइट एनर्जी स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल एंड द रिजल्टिंग एनर्जी कैरियर्स रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह जो है आपको बेस्ट मीनिंग है, आपको एक्सप्लेन किया है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिस ऊर्जा से जल अणुओं का विभाजन होता है। प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का
का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 तो बेस्ट फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा है? ऑप्शन डी। पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए परफेक्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन सेट हिमसेल्फ इन मोशन बाय व्हिstling। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यह पॉइंट जो है तो सही है। अगर घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो सीटी बजा के अपने को गति में ला सकता है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। तो यह जो है अच्छा ये जो है देखिए एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति मिला सकता है। ये पॉइंट गलत है। ये एक्सप्लेनेशन आपको गलत है। यहाँ पर जो है ये कथन गलत है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील है तो उसका संवेग परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर कारण जो है सही है, अभिकथन गलत है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया? एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति सीटी बजाने या हवा फेंकने जैसे आंतरिक बलों के माध्यम से अपने आप को गति में नहीं ला सकता। गति प्राप्त करने के लिए उसे बाहरी बल की आवश्यकता होती है, जैसे कि जमीन को धक्का देना, जिसके लिए घर्षण आवश्यक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जल के गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपोनेंट बट ए पुअर सॉल्वेंट फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। तो यह पॉइंट आपको यहाँ पर सही है। उसके बाद अगला, वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर कोवेलेंट कंपाउंड बट ए पुअर सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड। गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक है तो सेकंड पॉइंट गलत है। वाटर है मैक्सिमम डेंसिटी एट 277 केल्विन। तो वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी है वह कहां पर होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्विवेलेंट टू 277 केल्विन। तो ठीक है 277 केल्विन तो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। तो थर्ड पॉइंट भी आपको सही है। इसमें गलत जो है सेकंड पॉइंट आपको गलत है। इसका आंसर क्या रहेगा? 1 और 3 क्वेश्चन का 20 नंबर का क्या रहेगा आपको? 1 और 3। उसके बाद है फंगल रूट एसोसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म। कवक मूल संगुणन पर जीविता का एक उदाहरण है। यह एक पौधे की जड़ और कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन। तो आपको जो इट इज ए टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट एंड फंगस। तो यहाँ पर जो है यह सही है। ये लेकिन एसोसिएशन जो है फंगल रूट ये सिम्बियोटिक रिलेशन है, पैरासिटिज्म नहीं है। तो अभिकथन ये जो है गलत है। कारण जो है आपको सही है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन के बारे में देखिए, साल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। मडी वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? आपको हेटेरोजीनियस होता है। वाटर का जो डेंसिटी मैक्सिमम कहां पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। उसके बाद नोबल मेटल के बारे में डिस्कशन किए थे। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो है नोबल मेटल है। ठीक है। यूरेनियम और लेड जो है नोबल मेटल नहीं है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और फिर H2O को डिवाइड करता है एनर्जी H2O और यहां से आपको एनर्जी जनरेट होता है। यह भी आपको फोटोसिंथेसिस का है। फ्रिक्शनलेस अगर सरफेस है, यहाँ पर व्हिसिल बजा के अपने आप को कोई व्यक्ति गति में नहीं खुद को ला सकता। ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस दैट कैन इंक्रीज पावर, इंक्रीज वोल्टेज, डिक्रीज वोल्टेज, मेजर वोल्टेज और करंट। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, पावर को नहीं बढ़ाता। और करंट और वोल्टेज को मेजर नहीं करता, यह वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। सही है। मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूलर मोशन जो है ज्यादा होता है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो यह दोनों कथन जो है आपको सही है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करें। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। इसमें से कौन सा एक स्तनधारी है? कुछ ऑफ द एबव इज मैमल। तो इसमें से आपको मैमल कौन है? तो 1 और 3। सी काउ और सी लायन जो है आपको मैमल है। सी हॉर्स जो है आपको बेसिकली एक फिश है। तो सी लायन और सी काउ जो है आपको मैमल है। आंसर क्या रहेगा? 1 और 3 ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग ये सब देखते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में देखें। ट्रांसफार्मर चेंजेस वोल्टेज, ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज पावर और फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा। प्लेटिनम जो है पैरामैग्नेटिक है, ये हम लोग देखे थे प्लेटिनम के बारे में। और हाई टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन जो है ज्यादा फास्ट मूव तरीके से होता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो मैमल जो है आपको सी हॉर्स जो है, सी काउ जो है एक मैमल है। सी हॉर्स जो है एक फिश है। याद रखिएगा। सी काउ जो है
और सी लायन जो है मैमल है, सी लायन एक मैमल है, सी हॉर्स जो है बेसिकली एक फिश है। व्हेन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय पर्सन ऑन द ग्राउंड इज ग्रेटेस्ट, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब? व्हेन द लाइन फेस डाउन ऑन द ग्राउंड, जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा हो जाता है, जब वह दोनों पादों को भूमि पर सपाट रख खड़ा होता है, तो सभी समान दबाव उत्पन्न करता है। तो प्रेशर एक आदमी के द्वारा कब सबसे ज्यादा लगाया जाता है? व्हेन स्टैंडिंग ऑन द टोज ऑफ वन फुट, तो जब कोई व्यक्ति अब एक पैर की उंगली से खड़ा हो जाता है तो उस समय जो है आपको प्रेशर सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स बाय एरिया। एरिया जितना कम रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन ए ग्रुप। तो यह जो है स्टेटमेंट आपको गलत है, क्योंकि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः किसी एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर घटती है। तो ये याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपको पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में जब हम ऊपर से टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है यह घटता है, न कि बढ़ता है। एटॉमिक रेडी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन ए ग्रुप, किसी एक वर्ग में परमाणु एक त्रिज्या समान तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो एटॉमिक रेडियस जो है यह बढ़ता है। ये तो आसान लॉजिक है, क्योंकि किसी एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों के लिए नया ऊर्जा स्रोत या नया कोश जुड़ता जाता है, जिससे परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है। यहाँ पर कथन जो है सही गलत है, कारण जो है सही है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए जो है गलत है और आर जो है यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी जो है यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। यह इन्फॉर्मेशन एक बार हम लोग यहाँ पर डिटेल ढंग से समझने की कोशिश करें। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पीरियड में डिक्रीज होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, अगर आप पीरियड में आइएगा, ट्रेंड डाउन ए ग्रुप डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। तो कोई एटम जो है जब कोई इलेक्ट्रॉन उसमें आता है तो वह कितना एनर्जी रिलीज करता है, वह उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो जो जितना एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना स्टेबल होगा। ये सब याद रखिएगा लॉजिक। स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन वो कितना एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वह ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो स्टेबल नहीं होगा। सोडियम जो है क्या चाहता है? अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? कम होगा ऑक्सीजन की तुलना में। याद रखिएगा ज्यादा स्टेबिलिटी तब मिलता है जब अपना एनर्जी रिलीज करते हैं, न कि एनर्जी गेन करते हैं। ये मेन कंसेप्ट याद रखना है। एनर्जी रिलीज करने से हमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, तो जो ज्यादा स्टेबिलिटी चाहता है उसे अपना एनर्जी रिलीज करना है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट, उसका एम्फीबिया रेफर्स टू, एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाले नाव को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया जो है ये सबको मालूम है। एम्फीबियन एक ऐसे हम लोग प्राणी को कहते हैं जो जल और स्थल दोनों जगह पर रह सकता है, उसको क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। एम्फीबिया आसान है। मेढक जो है एम्फीबियन होता है, सबसे आसान एग्जाम्पल है मेढक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंक्रीजेज, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सयानता बढ़ जाती है। तो ये याद रखिएगा, जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं किसी भी लिक्विड का, तो उसका जो है विस्कोसिटी जनरली डिक्रीज करता है। तो तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सयानता बढ़ जाती है, गलत है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो जो उसके मूवमेंट में जो रेसिस्टेंस है वह कम हो जाएगा। तो तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है और विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो कारण जो है यह सही है, असर्शन जो है वह गलत है। तो 28 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपको सही। विस्कोसिटी याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? कम होता है। विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है। ठीक है, एम्फीबियन का एग्जाम्पल क्या है? आपको मेढक, जो जमीन और पानी दोनों पर रहता है। उसके बाद विस्कोसिटी क्या है? जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टेंस लिक्विड के मूवमेंट पर सरफेस के द्वारा क्रिएट किया जाता है वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी कम हो जाएगा। हीट मेक्स लिक्विड थिनर, हीट से क्या होता है? लिक्विड जो है और पतला हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है? विस्कोसिटी आपको डिक्रीज हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में आपको एक्सप्लेन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, Which of the following acid is used in car batteries? निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार के बैटरी के रूप में किया जाता है? तो कार के बैटरी के रूप में हम लोग किस एसिड का यूज करते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कार के बैटरी के रूप में करते हैं। तो एसिड बेस्ड साल्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी में। टॉपिक का ही नाम एसिड बेस्ड साल्ट है, तो उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, एसिड बेस्ड साल्ट टॉपिक को। तो यहाँ पे देखिए
एसिटिक एसिड फॉर्मूला भी याद रखिएगा, पूछ लेता है एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला है। एसिटिक एसिड जो है आपको विनेगर में हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके एनसीईआरटी अभी बीपीएससी पिछले ही एग्जाम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पूछा था। तो ये जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो एसिड के डाइजेशन में काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड देखिए बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है और इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल कहलाता है। नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है। तो इस तरीके से ये याद रखना है आपको, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर विचार करने के लिए कह रहा है द लीवर प्लेज ए वाइटल रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह पॉइंट जो है आपको सही है। यकृत क्या करता है, आपको एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है हम लोग स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। लीवर प्रोड्यूसेस टू इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। बात गलत है, यकृत कोई भी एंजाइम जनरेट नहीं करता है। तो कारण जो है गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार हम लोग लीवर और फैट डाइजेशन किस तरीके से होता है उसको हम लोग डिटेल ढंग से समझते हैं। तो देखिए हम लोग जैसे ही भोजन करते हैं, एक सेकेंड, तो हम लोग जैसे ही भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जो फैट होता है उस फैट को तोड़ने के लिए, छोटा छोटा करने के लिए लीवर से एक बाइल जनरेट होता है। लीवर क्या करता है, एक बाइल जनरेट करता है जो फैट मॉलिक्यूल को छोटा छोटा तोड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। बाइल डाइजेस्ट फैट इनडायरेक्टली। इमल्सिफिकेशन इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट फैट पार्टिकल्स। अब फैट का जो बड़ा सा टुकड़ा था उसको लीवर से निकलने वाला बाइल जो है तोड़ दिया छोटा छोटा। अब इसको डाइजेशन कौन करता है, तो डाइजेशन के लिए पेनक्रियाज से लाइपेज नाम का एंजाइम निकलता है। तो पेनक्रियाज से लाइपेज नाम का एंजाइम निकलता है। यह एंजाइम और लीवर से जो बाइल निकला वो पहले बाइल गॉल ब्लाडर में एकत्रित हुआ, फिर गॉल ब्लाडर से बाइल और पेनक्रियाज से जो लाइपेज एंजाइम निकला, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन करेगा। तो फैट का डाइजेशन होता कहां पर है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसके द्वारा होता है, तो पेनक्रियाज से निकलने वाले लाइपेज के द्वारा होता है। ये हुआ। और फैट को छोटा छोटा कौन तोड़ता है, ताकि पेनक्रियाज का लाइपेज आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको डाइजेस्ट कर सके। तो यह जो है छोटा छोटा तोड़ने का काम बाइल करता है। जो बाइल कहां से आता है, लीवर से आता है। और बाइल स्टोर कहां पर होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा। तो लीवर प्लेज ए वाइटल रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट, ये पॉइंट आपको यहां पर सही है। लेकिन लीवर प्रोड्यूसेस टू इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये गलत है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा लीवर का रोल फैट डाइजेशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859 वाज नॉट जस्ट ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पीजेंट बट आल्सो रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो यह बात सही है। 1859 का जो नील विद्रोह था, जो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, केवल किसानों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था। यह बात सही है। जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो एडिटर थे, हिंदू और मुसलमान सब लोग मिलकर आपको बंगाल में इंडिगो रिवॉल्ट किए थे। तो यह पॉइंट आपको सही है। उसके बाद है, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बंगाल एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट थ्रू राइटिंग इन पब्लिक मीटिंग एंड सपोर्टेड देयर लीगल राइट्स। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने लेखों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया, उनको कानूनी अधिकारों का समर्थन किया। तो यह जो बात है आपको सही है। इसमें ए और आर दोनों जो है पॉइंट आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन जो है सही है। एक बार हम लोग इंडिगो रिवॉल्ट को डिटेल ढंग से देखते थे। इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ पर हुआ था, तो 1859 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था। इंडिगो रिवॉल्ट में जो इंडिगो प्लांटेशन जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, ये कारण था। मेन लीडर जो है उसमें नाम हम लोग देखते हैं दिगंबर विश्वास, विष्णु चरण विश्वास। तो दिगंबर विश्वास याद रखिएगा। जो अखबार इंडिगो रिवॉल्ट के को सपोर्ट कर रहा था वो था कौन, हिंदू पेट्रियोट मेनली। उसके एडिटर हरीशचंद्र मुखर्जी, याद रखिएगा। इंडिगो रिवॉल्ट में किसानों का किस तरीके से शोषण हो रहा, यह हम लोग को कहां से पता चला, तो नील दर्पण जो दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जो ये खुद ये पोस्टमैन था दीन बंधु मित्र, लेकिन ये गांव में जाके देख रहा था जो किसानों का किस प्रकार से शोषण हो रहा। यह पूरी कहानी उसने अपने नाटक नील दर्पण में लिखा है। याद रखिएगा, इंडिगो रिवॉल्ट का कहानी हमें कैसे पता चला, नील दर्पण में दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। हरीशचंद्र मुखर्जी अपने अखबार हिंदू पेट्रियोट में विशेषकर इसका उल्लेख किया। मेन लीडर जो किसानों को एकजुट किया हुआ था दिगंबर विश्वास। इतना इंफॉर्मेशन इंडिगो रिवॉल्ट पर याद रखिएगा। उसके बाद इंडिगो एक्ट 1862 आता है। इंडिगो कमीशन बनता है 1860 में। बिहार में जो चंपारण मूवमेंट बनता है उसका कमीशन कब बनता है, और बिहार चंपारण एक्ट कब बनता है, यह आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बिहार में जो इंडिगो रिवॉल्ट के कारण चंपारण एक्ट होता है उसका बिहार चंपारण कमेटी जो है, इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन कौन था, यह भी आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं यह कुल इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैप्टन विलियम हॉकिंस एक्सपीडिशन टू द मुगल कोर्ट। कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था। तो 1908 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यह जो है आपको
आया था। यह कब आया था? 1908 ईस्वी में सूरत में। मुगल दरबार में कब पहुंचा? तो 1909 ईस्वी में। और किस तरीके से कोई एक नया आदमी जब नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, यह कहानी जानना हो तो आप कैप्टन विलियम हॉकिंस की कहानी कभी मौका मिले तो पढ़िए। तो नया बिजनेस स्टार्ट करना कितना मुश्किल का काम है। उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब प्राप्त हुआ। यह भी बात सही है, जहांगीर से उसने तुर्की भाषा में बात किया, जहांगीर उससे बहुत ही इंप्रेस्ड हुआ था, उसे 400 का मनसब दिया। उसे पुर्तगालियों के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही प्रमाण तुरंत मिल गया। नहीं, पुर्तगाली बहुत परेशान किया था इसे मारने तक का कोशिश किया, तो इसे शाही प्रमाण नहीं मिला था। तो ऑप्शन थर्ड जो है गलत है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 2 जो है आपको सही है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार कैप्टन हॉकिंस को भी देखें। तो कैप्टन हॉकिंस जो है आपको भारत में 1608 से लेकर 1611 तक रहा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो तीसरा वॉयज आया था 1606 में जो निकला था, वहां से वो लंदन से निकला था 1606 में, और यहाँ पर आपको पहुंचा है कब? सूरत। तो 24 अगस्त 1608 को यह सूरत पहुंचा। आगरा कब पहुंचा जहांगीर के पास? तो अप्रैल 1609 में पहुंचा। जहांगीर जो है उसकी काबिलियत, उसकी विद्वता से खुश हुआ, उसे मनसब भी अर्थात एक पोजीशन भी दिया, और अब एक अर्मेनियन लेडी से उसका शादी भी करवाया। लेकिन पुर्तगीज जो है इससे बहुत ही विरोध कर रहा था। पुर्तगीज जो ये नहीं, पुर्तगीज चाहता था जो कोई यूरोपियन इसका कंपटीटर को ट्रेडिंग राइट्स मिले, प्रिविलेज मिले। तो ये याद रखिएगा। 1608 में आया, डिपार्चर हुआ 1611 में। किस जहाज से आया था? द हेक्टर जहाज से आया था, और इसे तुर्की भाषा आता था, और ये बहुत ही कष्ट इसे उठाना पड़ा भारत में पुर्तगीज के कंस्पायरेसी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसाइसिव बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुरानी साम्राज्य ने लोदी वंश के अंतिम शासक को परास्त किया। तो दुरानी साम्राज्य जो है यह आपको कब युद्ध होता है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1561 ईस्वी में। 1561 नहीं, 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा के साथ होता है। लोदी के साथ पानीपत का पहला युद्ध होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर जो ये बात स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि यह पहला पानीपत का युद्ध को तीसरे पानीपत के युद्ध के साथ कंफ्यूज कर दिया है। तो पहला स्टेटमेंट आपको गलत है। मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में वीरगति प्राप्त की। तो टोटल 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है। अगर तृतीय में ही टीपू सुल्तान मर जाता तो चौथा युद्ध होता ही नहीं। तो टीपू सुल्तान जो है आपको कब मरा? 1799 ईस्वी में, चौथे एंग्लो मैसूर वार में। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 में से 1792, जिसमें आपको ये टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, और तो ये मरा नहीं था तृतीय में। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड क्या है? तो 1780 से लेकर 1782, और पहला एंग्लो मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड क्या था? 1767 टू 69। तो इस तरीके से हमें 4 एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद द बैटल ऑफ पलासी व्हिच पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। द ट्रेचरस रोल ऑफ नवाब कमांडर चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाली पलासी के जंग में नवाब के सेनापति की विश्वासघात भूमिका ने इतिहास की दिशा बदल दी। तो यह बात सही है। 1757 में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, और रॉबर्ट क्लाइव को हेल्प करके आपको ब्रिटिश के हाथ में बंगाल की शक्ति को सौंप दिया। तो तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर सही है। इसमें गलत कौन सा था? तो सेकंड जो है आपको गलत है, फर्स्ट जो है गलत है। इसमें आपको असत्य पूछ रहा है। फॉल्स कौन सा है? तो 1 और 2 जो है यहाँ पर आपको फॉल्स है। यहाँ पर 1 और 2 जो है क्वेश्चन नंबर 33 का 1 और 2 गलत है। तो एक बार हम लोग इन्फॉर्मेशन को भी देखें। तो देखिए, मराठा और दुरानी के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। टीपू सुल्तान चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में मरा था, और बैटल पलासी में मीर जाफर जो है रॉबर्ट क्लाइव को हेल्प करके जिता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दुरानी में राजा कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड अकाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। आप ये भी कमेंट कर सकते हो, जो मराठा का 1761 में पेशवा कौन था? 1761 में पेशवा कौन था जिसके समय में तृतीय बैटल ऑफ पानीपत हुआ था? औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण प्रमाणित है? During the 1857 rebellion, जमींदार as a large and influential class sided with British to protect their interest। तो यह पॉइंट सही है। 1857 की क्रांति में जो है जमींदार जो है आपको ब्रिटिशर्स के साथ की तरफ था। 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया। तो यह पॉइंट आपको 100% सही है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी और लगान संग्रह करता है। तो यह पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं था। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट को हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल
पहली बार आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो शुरुआत से ही था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट जो है आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। उसके लिए हम लोग जानते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब खत्म हुआ या किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म किया गया, यह कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू अस्थायी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक 10 वर्षीय संविदात्मक योजना था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंपोज करता है 1793 में, वो 1790 में पहले 10 साल के लिए ही लागू किया गया था। यह भी पॉइंट सही है, यह याद रखिएगा, यह थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। तो परमानेंट सेटलमेंट 1790 ईस्वी में पहले 10 साल के लिए लागू करने का कोशिश किया गया, फिर उसको जो है 1793 में परमानेंट लीक कर दिया गया। यहाँ पर कौन सा बात आपको सही है? 1 और 3 जो है इसमें से सही है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है। एक बार हम लोग इसको भी देखें। देखिए, एट द क्लोज ऑफ ईयर 79 एंड बिगिनिंग ऑफ ईयर 1790 रेगुलेशन वेर इशूड फॉर द डिकेनियल सेटलमेंट ऑफ द बिहार एंड बंगाल रिस्पेक्टिवली। तो इनिशियली जो है 1789 ईस्वी में बिहार में 10 साल के लिए लागू करने का कोशिश किया गया परमानेंट सेटलमेंट, और 1790 ईस्वी में बंगाल में इसे स्टार्ट किया गया 10 साल के लिए, और बाद में इसे 1793 ईस्वी में क्या कर दिया गया? परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल का गवर्नर जनरल 1786 से 1793 और फिर 1805 ईस्वी में आके लॉर्ड कॉर्नवालिस मर जाता है। तो ये जो अपने अंतिम साल में परमानेंट सेटलमेंट इंपोज किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है, ये कमेंट कीजिएगा। गवर्नर जनरल बंगाल आफ्टर 1773 कौन बनता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल बंगाल का पोस्ट कब क्रिएट हुआ, यह भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which legal provision in British India opened the doors of Indian to Christian missionaries, paving the way for cultural and religious transformation in tribal areas and marginalized section of the society? ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानून प्रावधान ने ईसाई मिशनरी के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्र और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो ब्रिटिश मिशनरी जो है भारत में कब से आना शुरू हुआ? तो 1813 के एक्ट के तहत। तो 1813 का चार्टर अधिनियम जो है ब्रिटिश कालीन भारत में चार्टर अधिनियम 1813 ने ईसाई मिशनरी के लिए भारत का द्वार खोला, जिससे संगठित रूप से धर्म प्रचार और शिक्षा के माध्यम से भारत समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम को हम लोग क्यों याद रखते हैं? इसमें ही जो है भारत के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट हुआ, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट जो 1773 में बना था, 1773 के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट को 1833 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया। तो ये याद रखिएगा 1833। 1858 का रॉयल प्रोक्लेमेशन जो है, इसमें क्या हुआ? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसको खत्म कर दिया जाता है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट किया जाता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बताइएगा। बीपीएससी में मेंस में ये सब पॉइंट पूछा जाता है। बीपीएससी मेंस में आपको स्पेसिफिकली डिफरेंट चार्टर एक्ट में क्या इंपॉर्टेंस था ये पूछा। आइडेंटिफाई द रिवर लाइट हाउस फॉर हुज कैप्चर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफर्ड ए रिवार्ड ऑफ 50,000 रुपीज ड्यूरिंग द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। तो ये कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो है, जो रिबल था, जो विद्रोही था, उस सबको बहुत ही गाइडेंस दे रहा था, सजेशन दे रहा था, लीड कर रहा था, इसलिए उसको रिबल का लाइट हाउस कर रहा था, क्योंकि वही रास्ता दिखा रहा है, वही प्रकाश की तरह काम कर रहा है, जो विद्रोह कैसे करना है यह बता रहा था। तो 1857 का जो क्रांति है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौलवी अहमदुल्लाह, तो मौलवी अहमदुल्लाह का हम लोग डंका शाह भी कहते हैं, क्योंकि एक डंका पर चोट करके लोगों को एकत्रित करता था, बताता था जो विद्रोह करना क्यों जरूरी है। तो मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ पर लीड कर रहा है? तो मौलवी अहमदुल्लाह जो है आपको फैजाबाद में लीड कर रहा था। 1857 की क्रांति में जो अलग अलग लीडर, जो लोकल लीडर लीड किए, उसका नाम आपको याद रखना। जैसे बरेली में खान बहादुर खां लीड कर रहा था, कानपुर में नाना साहब लीड कर रहे थे, बरेली में कौन कर रहा है? खान बहादुर खां। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जिसको डंका शाह या क्या कह रहे हैं, लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, उसका बेटा, छोटा बेटा जो था ब्रिजेश कादरी के नाम पर बेगम हजरत महल लीड कर रही थी। झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई सबको मालूम है। इलाहाबाद में लियाकत अली, ठीक है। मेरठ में कदम सिंह, बागपेट में शाह मल। तो ये सब जो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा सोर्स में मिलता नहीं, यह भी आपको याद रखना होगा। मथुरा में देवी सिंह, यह सब भी आपको याद रखना होगा। मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, बागपेट में शाहमल, और बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह। ये सभी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। और मौलवी अहमदुल्लाह शाह को पर 50,000 का रिवार्ड रखा गया था। एक भारतीय ही राजा जो है, जिसके घर में यह गया था पैसा मांगने के लिए, चंदा मांगने के लिए, वही
राजा इसको हेल्प तो नहीं करता, इसका गला काट के ब्रिटिशर्स के सामने रख देता है। तो जो काम ब्रिटिशर्स इसको अर्थात ब्रिटिशर्स इसको पराजित नहीं कर पाता है, लेकिन भारतीय आदमी ही इसको धोखा देके इसका गला काट के 50,000 रुपया लेने के लिए ब्रिटिश के सामने चला जाता है। इस तरीके से भारतीय के द्वारा धोखा देने के बाद ये मर जाता है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, डिस्कशन अच्छा लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, अच्छा मतलब यूजफुल, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपका फीडबैक और सजेशन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो खान बहादुर खां के हम लोग देखा, ये थे कहाँ पर, खान बहादुर खां बरेली में, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह। फैजाबाद में कौन थे, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बाद है यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। खासी विद्रोह के नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। तो खासी विद्रोह जो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ था, उसका विद्रोह किसने किया था, तो तीरथ सिंह ने किया था 1829 1833 के आसपास, जब वहां पर ब्रिटिशर्स जो है आपको रोड बनाने का कोशिश कर रहा था। खासी रिबेलियन वाज लेड बाय तीरथ सिंह, जैसे ही है। उसके बाद रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में चित्तौड़ सिंह ने किया था। तो रामोसी विद्रोह जो 1822 से 1841 का है, इस रामोसी विद्रोह को कौन लीड कर रहा था, तो रामोसी विद्रोह को लीड कर रहा था चित्तौड़ सिंह। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा। रंपा विद्रोह जो साउथ इंडिया का विद्रोह है, आदिवासी विद्रोह है, इसका कौन लीडर था, तो अल्लरू सीताराम राजू। अल्लरू सीताराम राजू जो आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय क्या किया, रिवोल्ट है। तो रंपा विद्रोह 1822-24 अल्लरू सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे। यह बात सही है, तीनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है। रिवोल्ट इंपॉर्टेंट जो रिवोल्ट है वो आपको याद रखना होगा। मेघालय में तीरथ सिंह खासी विद्रोह, खासी गारो खासी जयंतियां हम लोग जानते हैं मेघालय में है, तो यही से खासी शब्द है, खासी रिवोल्ट, खासी ट्राइब के लोगों ने मेघालय में तीरथ सिंह के नेतृत्व में रिवोल्ट किया था। महाराष्ट्र में चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में ये रामोसी विद्रोह हुआ है। आंध्र प्रदेश में अल्लरू सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ है। तो तीनों का टाइम पीरियड आपको याद रखना होगा। खासी विद्रोह जो है आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, रामोसी महाराष्ट्र में, और रंपा जो है साउथ इंडिया में। ठीक है, खासी विद्रोह का टाइम पीरियड 1829 से 1833, रामोसी विद्रोह 1822 के बाद का, रंपा विद्रोह 1922-1924 का। यह तीनों ट्राइबल रिवोल्ट भी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, स्टेट पीसीएस। याद रखिएगा, अगर आप स्टेट पीसीएस की स्टूडेंट है तो सारे जो ट्राइबल रिवोल्ट है उसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर इन 1877। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। यह बात गलत है। आर्य समाज कब स्थापित किया गया था, तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज जो है यहाँ पर, अच्छा 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित। ये से देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट ये है, जो आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई, बॉम्बे में हुई। यह पॉइंट आपको 100% सही है, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय 1877 में कहाँ शिफ्ट किया गया, तो लाहौर में कर दिया गया। तो यह पॉइंट याद रखिएगा, ये सही है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित, क्योंकि 1875 में एस्टेब्लिश हुआ मुंबई में, उसको शिफ्ट किया गया। उसका इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्मों को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना और भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। तो दयानंद सरस्वती का यह मानना था, जो भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधा जाए। इसके लिए दयानंद जो है आपको आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज ने वेदों और पुराणों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। यह गलत है, वेदों की ओर लौटो कहना था। तो आर्य समाज रिजेक्टेड द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास एंड पुराण, यह बात गलत है, उन्होंने ऑथेंटिसिटी को रिजेक्ट नहीं किया था। थर्ड पॉइंट जो है आपको गलत है। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया था। तो आर्य समाज जो है सपोर्ट किया था कास्ट सिस्टम को। तो यहाँ पर याद रखिए, आर्य समाज ने कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया। 1, 2 और 4 जो है यहाँ पर सही है, तीसरा जो है गलत है। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मेड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में स्टैब्लिश किया था, यह बात सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में किया था, अभी हम लोग डिस्कस किया, यह भी सही है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, तो यह 2 पॉइंट सबको मालूम है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। उसके बाद जो है आपको स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेदांत के प्रचार के लिए किया था। तो याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया है, तो 1 मई 1897 को किया। महादेव गोविंद रानाडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, तो गलत है। महादेव गोविंद रानाडे ने आपको नहीं किया था। 1875 में न्यूयॉर्क में हेलेना ब्लावेत्स्की और कर्नल हेनरी ऑलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। 1875 में न्यूयॉर्क में हेलेना ब्लावेत्स्की और कर्नल हेनरी ऑलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था।
महादेव एमजी रानाडे ने नहीं किया था। तो ऑप्शन डी जो है 100% गलत है। एमजी रानाडे ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया, ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ष 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था? According to 1944 Sargent report, which age group of children was proposed to have completely free and universal education at the primary level? तो एजुकेशनल जो डेवलपमेंट होता है भारत में, जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हम लोग 4 वुड डिस्पैच से पढ़ते हैं, 1854 के वुड डिस्पैच से पढ़ते हैं, उसी में हम लोग सार्जेंट रिपोर्ट भी एजुकेशनल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। जो सार्जेंट रिपोर्ट कब आया था? तो 1944 ईस्वी में आया था, और इसमें 6 से 11 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था, जो आज भी हम लोग भारत में देख रहे हैं। 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर पूर्णतया निःशुल्क और सार्वभौमिक सबको शिक्षा देना है और मुफ्त में शिक्षा देना है। कब से किस साल के बच्चों को? तो 6 से 11 साल के बच्चों को सबको देना है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ताकि 40 साल में देश को साक्षर बनाया जा सके। यह था आपको 1944 का सार्जेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो वुड डिस्पैच 1854 का वुड डिस्पैच था। ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी कॉलेज को ग्रांट दिया जाता था, यह बात सही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, 1854 में यूनिवर्सिटीज के रिकमेंडेशन की बात की गई, जिसके बाद 1857 में आपको भारत में यूनिवर्सिटी बना कोलकाता में। इंग्लिश वाज रिकमेंडेड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के लिए अंग्रेजी की सिफारिश की गई, यह गलत है। प्राइमरी स्कूल में नहीं किया गया था। हायर यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपको इंग्लिश की बात की गई थी, प्राइमरी स्कूल में जो है मदर टंग की बात की गई थी। थर्ड पॉइंट गलत है, 1 और 2 जो है आपको सही है। आज भी हम लोग देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग है और स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी है मेनली, तो वही पॉइंट है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड आजाद हिंद रेडियो? सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो स्टार्ट किया था? आजाद हिंद रेडियो जो है जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, जर्मनी में सुभाष जब कलकत्ता से गए थे, निकले थे छुपकर, गूंगा बनकर जब निकले थे, गूंगा बनकर, और सुभाष चंद्र बोस गूंगा बन के निकले थे। क्यों गूंगा बने, ये आप लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब वो जर्मनी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक रेडियो स्टार्ट किया था, जहां से वो पूरे भारत के लोगों को अपना इंफॉर्मेशन, अपनी विचार प्रस्तुत करते थे। तो आजाद हिंद रेडियो कहां से शुरू हुआ था? तो जर्मनी से शुरू हुआ था आजाद हिंद रेडियो। तो हम लोग देखते हैं आर्य समाज 1875, उसके बाद वो लाहौर चला जाता है, हेडक्वार्टर ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्टार्ट होता है। वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं। यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर भारत में एस्टैब्लिश होता है, ग्रांट इन एड की बात करता है वुड डिस्पैच, और आपको सार्जेंट रिपोर्ट जो है फ्री एजुकेशन की बात करता है 6 से 11 साल के बच्चों के लिए। और आजाद हिंद रेडियो जो है आपको जर्मनी से रेडियो पे इंफॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत के लोगों को दिया जाता है, जो किस प्रकार से भारत के लोगों को एकजुट किया जा सके ब्रिटिश के खिलाफ। तो यह है आपको आजाद हिंद रेडियो की बातें। और अगला क्वेश्चन जो है, अब हम लोग मुगल टाइम पीरियड पर, तो मुगल टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकबर मिलिट्री कैंपेन इज नॉट करेक्ट? अकबर के सैन्य अभियान से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप के साथ जो युद्ध होता है, उस युद्ध कब हो रहा है? 1576 ईस्वी में, यह पॉइंट सही है। कश्मीर विजय, यूसुफ शाह चाक जो कश्मीर का राजा था, जिसको धोखा से बुलाया जाता है दिल्ली में और कैद करके बिहार पटना में भेज दिया जाता है, यह युद्ध कब होता है? तो यह जो होता है धोखाबाजी का काम, कश्मीर विजय कब हो रहा है? 1585 ईस्वी में। तो इसका बिहार कनेक्शन भी है। यूसुफ शाह चाक जो यहाँ का राजा था, उसको धोखा से दिल्ली बुलाया जाता है, जो चलो हम दोनों मिलकर एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन उसको याद करके पटना भेज दिया जाता है, पटना याद रखिएगा। गुजरात का द्वितीय अभियान कब होता है? तो 1573 ईस्वी में होता है। गुजरात का पहला अभियान जो है 1572 ईस्वी में, लेकिन दूसरा अभियान जो है 1573 ईस्वी में होता है, न कि 1575 में। यह भी याद रखिएगा, गलत है। काबुल अभियान, जब अकबर का भाई अकबर पर अटैक कर देता है ताकि अकबर को हटा के उसका भाई जो है राजा बन सके, तब अकबर क्या करता है, अपना उसका जो सतीला भाई था, हाफ ब्रदर था, वो कहाँ का राजा था? काबुल का राजा था, उसको जाके समझाता है जो ज्यादा बुद्धियार बनने की जरूरत नहीं है, और उसको पराजित करता है कब? 1581 ईस्वी में। हम लोग थोड़ा सा अकबर को डिटेल ढंग से समझने की कोशिश करें। तो देखिए, अकबर का टाइम पीरियड कब से कब तक का है? 1542 से 1605। जन्म होता है 1542 ईस्वी में। ये राजा कब बनता है? तो राजा जो है एम्पेरर बनता है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। और यह जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में ये भाग लेता है कब? 1556 ईस्वी में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हो रहा है? 5 नवंबर 1556 को आपको सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, यह याद रखिएगा। अब जो है गुजरात कैंपेन को हम लोग एक बार पहले समझते हैं। तो गुजरात कैंपेन कब हो रहा है? तो गुजरात कैंपेन जो पहला हो रहा है 1572 में। यह यहाँ जो गुजरात का राजा था उसको पराजित करता है, और गुजरात कैंपेन के बाद ही फतेहपुर सीकरी में आपको एक स्तंभ घोषित करता है। लेकिन जो मुगल का जो लीडर था, मुगल का जो नोबल था, मोहम्मद हासिन मिर्जा, यह जो है
आपको रिवॉल्ट कर देता है मुगल अकबर के खिलाफ। तो अकबर को इससे अपने ही अपना ही जो सिपाही है, अपना ही जो मंत्री है, उसके खिलाफ ही सेकंड रिवॉल्ट करना पड़ता है, सेकंड कैंपेन करना पड़ता है। कब? 1573 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 600 माइल का दूरी अकबर जो है 9 दिन में कंप्लीट करता है, जो फास्टेस्ट एडवांस था। तो याद रखिएगा, रिबल जो था उसको सप्रेस करने के लिए अकबर जो है फतेहपुर सीकरी से गुजरात पहुंच गया था, केवल 9 दिन में 600 माइल का कवर करने के लिए। तो अकबर का गुजरात कैंपेन समझ में आ गया होगा। पहले गुजरात को इसने जीता 1772 में, और फिर 1773 में अपना ही जो रिबल लीडर था उसको सप्रेस करने के लिए दूसरा बार। उसके बाद काबुल एक्सपीडिशन में का भी बैकग्राउंड देखे तो मिर्जा हाकिम जो अकबर का भाई था, इसको हेल्प मिलता है अकबर के ही नोबल से, जिसको अकबर का जो नोबल को लग रहा था जो अकबर बहुत ही ज्यादा टाइट है, बहुत हमारी बातें नहीं मानता है, तो इसके भाई को बुला के हम क्या करते हैं, राजा बना देते हैं। तो मिर्जा हाकिम जो है आपको अकबर के विरुद्ध में रिबल करने की कोशिश करता है 1581 ईस्वी में, 1581 में। लेकिन अकबर क्या करता है, जब तक मिर्जा हाकिम आपको इंडिया आता, आगरा दिल्ली पटक करता है, अकबर क्या किया, काबुल जाके इसको समझा देता है जो तुम शांत रहो। तो ये हुआ आपको काबुल एक्सपीडिशन 1581 ईस्वी का। ये जो इंपॉर्टेंट है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, यूसुफ शाह चाक, चाक डायनेस्टी का राजा था 1586 ईस्वी में, 1586 ईस्वी में जो है आपको, एक सेकेंड का जो दिया गया है डेट, 1585 में हुआ था कैंपेन, और फिर 86 में इसको डिप्लोमेसी पहले अटेम्प्ट होता है, और 1586 में इसको एनेक्स कर लिया जाता है। और इसको कहां पर भेज दिया जाता है? पटना में भेज दिया जाता है, जहां पर आपको यूसुफ शाह चाक 1592 ईस्वी में मर जाते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा आपको 1585 1586, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा, 1585 1586 यहाँ पर है, ठीक है। दोनों 1585 में पहले अटैक किया था, 1586 में फाइनल हुआ, तो 1585 86 दोनों होगा। लेकिन गुजरात का द्वितीय अभियान 1575 से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही है। उसके बाद व्हिच किंग ऑफ आमेर वाज गिवन द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा सबाई बाय द मुगल रूलर जहांदर शाह। तो जहांदर शाह के द्वारा आपको मिर्जा राजा सबाई का टाइटल किसको दिया जाता है? तो राजा जय सिंह। ये इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री में दिया गया है, तो याद रखिएगा राजा जय सिंह को। राजा अजीत सिंह को कौन सा टाइटल दिया जाता है, ये कमेंट करके बताइए आप। यह भी एनसीईआरटी में ही पहला फर्स्ट चैप्टर पहला 2-4 पेज में ही दिया गया। राजा अजीत सिंह को भी टाइटल दिया जाता है, राजा जय सिंह को भी दिया जाता है। जहांदर शाह के द्वारा, जहांदर शाह को उसका भतीजा फारूक सैयार मार देता है, ठीक है। Which king of Amer was given the title of मिर्जा राजा सिंह राजा सबाई by the मुगल रूलर जहांदर शाह? तो यह जो है आपको राजा जय सिंह। जहांदर शाह का टाइम पीरियड क्या था, यह आप कमेंट करके जरूर बताइए, जहांदर शाह का टाइम पीरियड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर डिड मुगल एम्परर औरंगजेब डिसाइड टू रीइंपोज जजिया टैक्स ऑन हिंदूज ड्यूरिंग द मारवाड़ कैंपेन? तो जजिया जो टैक्स अकबर जो है खत्म कर देता है कब? 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में जो अकबर खत्म कर देता है, उसी जजिया को औरंगजेब जो है 1689 ईस्वी में 1679 में फिर से इम्पोज कर देता है। तो 1679 में जो है औरंगजेब जो है फिर से जजिया को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल सोर्स प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट द पावर ऑफ राजा ट्राइबल वार एंड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है? तो मौर्यकालीन अभिलेख तो अशोक के द्वारा लिखा गया, उसमें हमें वैदिक समाज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। हड़प्पा की मुद्रा, तो हड़प्पा की मुद्रा से तो कोई कनेक्शन नहीं है। पूरा पाषाणकालीन गुफा चित्र से कोई मतलब नहीं। तो चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा हुआ है ऋग्वेद, और आंसर भी इसका ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद से ही हमें राजा की शक्ति, ट्राइबल वार, 10 राजन युद्ध और किस तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, ये हमें समझ में आ रहा है। उसका बाद है, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ऋग्वैदिक सिस्टम? ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उसकी कबीलाई ढांचों को समझने का आधार है। यह बात सही है, ऋग्वेद से ही हमें राजनीतिक इतिहास और उसके जो ट्राइबल स्ट्रक्चर था उसको समझने में हेल्प होता है। इट मेंशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सच एज विधि था, सभा और समिति। तो इसमें जो है विधि था, सभा और समिति का जिक्र है ऋग्वेद में, तो यह जो है आपको सही है। सभा बुजुर्गों का ग्रुप था और समिति जो है जनता का ग्रुप था। विदित जो है सबसे पुराना सभा को कहते थे। तो ये सब बातें कहां पर दिया गया है? तो ये सब बातें आपको ऋग्वेद में लिखा गया है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर मैच करना है प्राचीन काल के जमीन के बारे में, उसको तो उर्वरा, उर्वरा मतलब क्या होता था? उपजाऊ भूमि। आज भी हम लोग कहते हैं उर्वरा, उर्वरा तो उपजाऊ भूमि। सीता जो है हल की बनी नालियों को सीता कहा गया है। उसके बाद अबल जो है कूप या कुआं को कह रहे हैं, अबल कूप या कुआं। और उर्दुर जो है अनाज मापने वाला पात्र है, उर्दुर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सी ऑप्शन मैच ही है, क्या उर्दुर हो जाएगा। एक बार हम लोग ये सब
देख लेते हैं। अच्छा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, 1576 में हुआ था, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। ऋग्वेद में हमें राजन राजा के बारे में मिलता है, ट्राइबल वार जो 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। हाँ, डेमोक्रेटिक असेंबलीज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। उर्वरा मतलब होता है फर्टाइल लैंड। उर्दू जो है अनाज मापने का एक यंत्र है। अबल जो है कुआं को अबल कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? वेयर आर द 4 मिशनरीज एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य लोकेटेड? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ है वह कहाँ है? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ये याद रखिएगा, जोशी मठ, द्वारका, पुरी, द्वारका गुजरात में, पुरी यूपी में, कहाँ पुरी? पुरी तो उड़ीसा में है, श्रृंगेरी और जोशी मठ। कैंसिल किया जाएगा ऑप्शन। उसका हु इज द ऑथर ऑफ तारिक उल हिंद व्हिच प्रोवाइड्स ए विविड आई विटनेस अकाउंट ऑफ द हिंदू लिटरेचर, साइंस एंड रिलीजन एट द बिगिनिंग ऑफ 11th सेंचुरी? तारिक उल हिंद के लेखक कौन है जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन मिलता है? तो 11वीं शताब्दी का जो है यह वर्णन हमें कहां से मिलता है? तो अल-बुर्नी जो था आपको लिखा, तारिक उल हिंद या किताब उल हिंद के लेखक अल-बुर्नी जो एक फारसी विद्वान और बहुयज्ञ था, वह 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा के दौरान इसे अरबी पुस्तक में लिखा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? अल-बुर्नी। इब्न बतूता कब आया था? तो इब्न बतूता आया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है? 1325 से लेकर 1351। ये याद रखिएगा, बीपीएससी टाइम पीरियड पर फोकस किया पिछले बार एग्जाम में, आपको भी सारा टाइम पीरियड याद होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड क्या है? तो 1351 से लेकर 1388 तक। बर्नी भी आपको एक लेखक है, इसका टाइम पीरियड आप बताइएगा। अल-बुर्नी का भी टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। इब्न बतूता पर्टिकुलरली किस साल आया था और कब तक रहा, यह भी कमेंट करके आप एक बार बताने की कोशिश कीजिएगा, था रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। इब्न बतूता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोवाइड्स फॉर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? तो भारतीय संविधान में जो 7th शेड्यूल में आपको स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बातें की गई है, यह हम लोग जो है कहां से लिए हैं? तो यह जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी आपको स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और आपको जो था यूनियन लिस्ट की बात की गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से हम लोग यह कॉपी किए हुए हैं। इंस्पिरेशन कहां से लिए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट कंटेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो फ्रीडम ऑफ थॉट है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ है। इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हमारा प्रीएम्बल नहीं करता है। इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हमारा प्रीएम्बल नहीं करता। तो एक बार हम लोग जो यहाँ पर देख ले, तो सेंटर का पावर, स्टेट का पावर जो है हम लोग कहां से कॉपी किए हुए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किए हुए हैं। अब जब हम लोग प्रीएम्बल की बात करते हैं तो प्रीएम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप शब्द का यूज किया गया, लेकिन लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी की बात हमारा प्रीएम्बल नहीं कर रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी की बात हमारा प्रीएम्बल नहीं कर रहा। जस्टिस में 3 टाइप ऑफ जस्टिस की बात है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बट जब लिबर्टी की बात आती है तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की बात है। यहाँ पर लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं है। ये हमारा ओरिजिनल प्रीएम्बल है और ये हमारा अमेंडेड प्रीएम्बल है। तो अमेंडेड प्रीएम्बल में 2 शब्द जोड़ा गया था, सोशलिस्ट जो है, और यहाँ पर आपको कौन सा यूनिट, जो एक यहाँ पर यूनिटी की जगह पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को ऐड किया गया है। यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये कैसे कब मॉडिफाई हुआ था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमारा प्रीएम्बल मॉडिफाई हुआ था। तो प्रीएम्बल भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? इन इंडिया द राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इज। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के बीच में, राइट टू वोट कौन सा राइट है? और बहुत ही आसानी तरीके से कई जगह आपको राइट टू वोट को आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326 बता दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल 326 में राइट टू वोट का बात नहीं जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है, नेचुरल राइट भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, लेकिन इन्होंने आपको एडिटोरियल ने इसको कौन सा माना है? संवैधानिक अधिकार। और आंसर में एक्सप्लेन क्या किया है? जो आर्टिकल 326 के तहत आपको राइट टू वोट और राइट टू इलेक्टेड है, जो बात सही नहीं है। एक बार हम लोग पहले एडिटोरियल ने क्या लिखा है उसको समझते हैं और फिर हम आपको इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे। तो देखिए, आपको संवैधानिक अधिकार, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जिसका अर्थ है 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, वोट दे सकता है। यह एक संवैधानिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत आता है, जिसे 61 में संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। आसानी से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है इस राइट टू वोट के रिगार्डिंग। तो राइट टू वोट के रिगार्डिंग में आप देखिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो टाइम के साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राइट टू वोट को लेकर बदला है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का मानना है राइट टू वोट जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट के द्वारा हमें राइट टू वोट मिलता है। तो राइट टू वोट क्या है? एक स्टेट्यूटरी एक्ट है। राइट टू वोट एक स्टेट्यूटरी एक्ट है, नो की कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। तो पहले 1952 में स्टेट्यूटरी एक्ट था,
फिर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट इसको स्टैट्यूटरी एक्ट माना, 2015 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट मान लिया था। तो थोड़ा सा ये डिबेट वाला पॉइंट है। तो आज की डेट में क्या है, राइट टू वोट इज स्टैट्यूटरी एक्ट गिवन गारंटेड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यह डिबेट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आपकी इच्छा है, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माने, स्टैट्यूटरी राइट माने। मेरा काम है आज की डेट में जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो हम आपको पहुंचाएं। फाइनल आपकी इच्छा। ठीक है, तो मेरे अनुसार इसका आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। और ऑफिशियल जो एडिटोरियल ने दिया है इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और डिबेट का रीजन क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपेरिमेंट इन। तो भारत स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, वह एक प्रयोग है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है एक प्रकार का क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, फेडरलिज्म नहीं है, ये संघवाद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो पावर म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के पास आता है वो पावर स्टेट से आता है, स्टेट से अलग पावर नहीं है। ये शब्द आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन स्टेट जो है अपना कुछ पावर डेलीगेट करता है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को, वो डेलीगेशन ऑफ पावर है, इसलिए से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। ये इसका आंसर क्या होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट ए पर्सनस राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण करता है। तो आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, यह अधिकार जो है आपको आर्टिकल 21 देता है। आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, यह अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बातें जब हम लोग करते हैं तो आर्टिकल 21 से हमें मिलता है। तो देखिए आर्टिकल 19 जो हमें 6 फ्रीडम देता है, आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है। इसी के तहत से हमें अधिकार मिलता है जो हम किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, हमको जो इच्छा हो वो जॉब हम कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात आर्टिकल 25 करता है। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स की बात जो है ये आपको आर्टिकल 29 कर रहा है। तो यह जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है वो आपको डिटेल ढंग से समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो आपका जो 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल के तहत जो ट्राइबल लैंड है उससे रिलेटेड ट्रांसफर को नल एंड वॉइड किया जा सकता है। इसका आंसर क्या रहेगा, 5वां अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसको क्या सैलरी दिया जाएगा, उसका क्या ओथ होगा, वो ओथ जो है 3rd शेड्यूल में है। तो याद रखिएगा सैलरी की बात 2nd शेड्यूल में है, पहले सैलरी की बात होती है फिर ओथ की बात होती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होल्ड कर रहे हैं उन्होंने, हमने एक लॉजिक बताया याद रखने का। तो उन्होंने पहले कहा सैलरी क्या मिलेगा फिर हम ओथ लेंगे। तो सैलरी की बात 2nd शेड्यूल में और ओथ की बातें कहाँ पर, 3rd शेड्यूल में। तो तीसरा अनुसूची जो है वो ओथ की बात कर रहा है। 5वां अनुसूची जो है आपको ट्राइबल लैंड किससे रिलेटेड है। 9वां अनुसूची जो है आपको कुछ लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और 12वीं अनुसूची जो है किससे रिलेटेड है, तो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड 12वीं अनुसूची। तो जो टोटल 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपको मालूम होना चाहिए, ये 12 शेड्यूल क्या करता है। तो ट्राइबल लैंड नो प्राइवेट माइनिंग एरिया, ये कहाँ से पता चल रहा है, यह 5th शेड्यूल की बात है। तो 5th शेड्यूल का कनेक्शन किससे, तो आर्टिकल 244 से 5th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल किस पर अप्लाई होता है, शेड्यूल्ड एरियाज इन सेलेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये शेड्यूल्ड एरिया को गवर्न कौन करता है, गवर्नर करता है। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या अंतर है ये आपको डिटेल ढंग से मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी कंसिस्ट ओनली ऑफ द मेंबर ऑफ लोअर हाउस। तो एस्टिमेट कमिटी में जो है केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। बाकी कमिटी ऑन एश्योरेंस, कमिटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। लेकिन कमिटी ऑन एस्टिमेट जो है इसमें आपको क्या होता है, केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो यहाँ देखिए एस्टिमेट कमिटी में टोटल कितना मेंबर है, 30 मेंबर है। राज्यसभा से कितना है, 0, और तो टोटल कितना हो गया 30। गवर्नमेंट ऑफ एश्योरेंस जो कमिटी है उसमें लोकसभा और राज्यसभा से 15 और 10 मिलकर टोटल 25। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का जो कमिटी है उसमें 15-15 मिला के 30, और पब्लिक अंडरटेकिंग में 15 + 7 = 22। इस तरीके से आपको याद रखना होगा। ये कमिटी भी क्वेश्चन बहुत ही डिटेल ढंग से इस पर बनता है। इसका आंसर याद रखिए क्या हो जाएगा, एस्टिमेट कमिटी जो है लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट है, इसमें 30 मेंबर होता है जो केवल लोकसभा का होता है। ओनली लोकसभा मेंबर जो है आपको एस्टिमेट कमिटी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। हु डिटरमाइन द सर्विस कंडीशन ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर के कंडीशन कौन डिटरमाइन करता है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करता है। भारत के राष्ट्रपति नहीं, भारत का संविधान नहीं, तो भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है, इस संघ लोकसभा आयोग के द्वारा नहीं किया जाता। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय संसद के द्वारा होता है। IAS, IPS, IFS इनका जो सर्विस कंडीशन है कौन डिसाइड करता है, तो ये आपको ऑल इंडिया सर्विस का
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। उसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट आर करेक्ट। राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गवर्नर एक्सरसाइजेज एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, तो यह बात सही है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होता है, तो गवर्नर जो है आपको एक्जीक्यूटिव पावर रखता है, यह बात सही है। ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर, उसे 35 वर्ष की आयु से कम का नहीं होना चाहिए, यह भी पॉइंट आपको सही है। वो राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है, यह भी जो है पॉइंट आपको सही है। यह जो है आपको राष्ट्रपति की सहमति से पद पर बना रहता है। उसके बाद राज्यपाल को पदच्युत करने का आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो नहीं है। द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नर को कैसे हटाया जा सकता है अपने पद से, यह कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, तो फोर्थ गलत है। 1 2 3 इसका सही आंसर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एक बार हम लोग गवर्नर को समझे, तो देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन है कौन डिसाइड करता है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और गवर्नर जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, MP MLA नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये सब बातें कहाँ पर लिखा गया है, तो देखिए आर्टिकल 153 में है जो हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा, और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर हो सकता है, यह आर्टिकल। एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो हमारा ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो है गवर्नर के पास होता है, यह कहाँ पर लिखा गया, तो आर्टिकल 154 में लिखा गया है। आर्टिकल 156 कहता है जो गवर्नर 5 साल के लिए चुना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 158 कहता है जो गवर्नर जो है आपको MP MLA नहीं हो सकता है, कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद इंटाइटल टू यूज ए रेंट फ्री हाउस, और आर्टिकल 157 कहता है जो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और 35 साल से कम का नहीं होना चाहिए। यह भी हमें आर्टिकल भी एक स्पेसिफिक जहां तक हो सके याद होना चाहिए गवर्नर से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है Which of the following statement are correct regarding the Comptroller and Auditor General? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, तो कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, यह सही है। वह किसी कर की निविल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, ही इज अकाउंटेबल ओनली टू पार्लियामेंट, सही है। ही सर्टिफाई द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स, तो यह जो पॉइंट है आपको सही है, नेट प्रोसीड्स ऑफ द एनी टैक्स को सर्टिफाई करता है। उसके बाद ही कंपाइल्स एंड मेंटेन द अकाउंट ऑफ द स्टेट, वह स्टेट का भी अकाउंट को मेंटेन करता है और यूनियन के भी अकाउंट को मेंटेन करता है। तो याद रखिएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यूनियन के भी अकाउंट को मेंटेन करता है और स्टेट के अकाउंट को भी मेंटेन करता है। भारत की सिंचित निधि से धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है, तो कोई नियंत्रण उनका नहीं होता है सिंचित निधि पर। वह जब धन का निकासी हो जाता है तब वह पता करता है कि कहां पर खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। ही कंट्रोल द विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो यह फोर्थ पॉइंट आपको गलत है, इसमें फोर्थ पॉइंट जो है गलत है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 1 2 3 आंसर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड ये जो बातें लिखी गई है इसमें हम लोग इस बार देखिए, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, ही डज नॉट कंट्रोल द विथड्रॉल ऑफ मनी, वह विथड्रॉल ऑफ मनी को कंट्रोल नहीं करता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 जो है ये आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करता है। मेन आर्टिकल जो आर्टिकल 149 है यह कहता है जो ये ऑडिट करेगा यूनियन और स्टेट दोनों के अकाउंट को, और गवर्नमेंट कंपनी का जो है उनको का जो डॉक्यूमेंट है उसको रिव्यू करेगा। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या करेगा, तो कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट करेगा कौन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अंडर आर्टिकल 149। यह जो है अपना रिपोर्ट कहां पर प्रेजेंट करेगा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में इसका रिपोर्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यह प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, 6 या 65 साल तक यह रहता है। इसको रिमूव करने का तरीका जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज का है उसी तरीके से रिमूव किया जाता है। एक बार अगर आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए तो फिर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में फिर से आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। तो ये सब जो पॉइंट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब इकोनॉमी का क्वेश्चन है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद किस तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सब्सट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम GDP जो है आपको क्या देता है NDP देता है। घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर हमें क्या मिलता है, NDP मिलता है। नेक्स्ट है, इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसेप्चुअलाइज्ड थ्योरेटिकली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली इंक्लूडेड। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इसमें से इसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो अगर इसको इंक्लूड किया जाता है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, अगर हम कंट्री के ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें दूसरा कंट्री से क्या असिस्टेंस मिल रहा है, दूसरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या हेल्प मिलता है उसको हम लोग ग्रोथ में इंक्लूड नहीं करते। तो सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो उसमें इसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है। तो विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, इसको नहीं किया जाता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में जो वृद्धि है उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, तो टोटल 12 5 ईयर प्लान हम लोग को
इकोनॉमिक्स में पढ़ना। उसमें आखिरी जो 5 ईयर प्लान जो 2012 से 2017 तक चला था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उसका ऑब्जेक्टिव था आपको फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, ये आपको 12th अर्थात फाइनल जो 5 ईयर प्लान था, उसका ऑब्जेक्टिव था। 11th 5 ईयर का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। तो देखिए, जीडीपी से अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक से क्या लोन मिल रहा है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। वर्ल्ड बैंक से हमें क्या लोन मिला, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपको जीडीपी का, यहाँ पर जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जीएनपी और एनएनपी, तो ये सब है, हम यहाँ पर डिटेल्स नहीं आपको बता रहे हैं। तो जीडीपी से जब हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एनएनपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है? और 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव देखिए तो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 11th 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? तो टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 12 में एक नया शब्द हम लोग सस्टेनेबल को ऐड किए। तो इस तरीके से टोटल जो 12 5 ईयर प्लान है, उसका ऑब्जेक्टिव किस मॉडल पर था, यह भी आपको क्वेश्चन बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पॉवर्टी हटाओ किसका था? तो 5th 5 ईयर प्लान का, कई बार पूछा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था? तो 8th 5 ईयर प्लान का। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। तो गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के बाद 8वें पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन इज, मुद्रास्फीति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इन्फ्लेशन इंडिकेट द प्राइसेज ऑफ ग्रुप ऑफ गुड्स आर इंक्रीजिंग ऑन ए पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूहों की कीमतों में वृद्धि में बिंदु दर बिंदु पर तेजी हो रहा है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्यों के आधार पर की जाती है। तो यह जो है इसमें गलत, असत्य की पूछ रहा है ना, असत्य है, ठीक। तो भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, नहीं। तो इन्फ्लेशन हम लोग सीपीआई अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स पर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन भारत में आज की डेट में इन्फ्लेशन जो है सीपीआई के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है, अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर कैलकुलेट किया जाता है, न कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पर। तो बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें डब्ल्यूपीआई की बात किया है। मुद्रास्फीति की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है, बात सही है। रिटेल प्राइस ऑफ सम गुड्स आर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डज नॉट मीन ए डिक्रीज इन प्राइस। डिक्रीज इन प्राइस नहीं है, यह केवल ये बता रहा है जो प्राइस राइज जो हो रहा था वह डिक्रीज हुआ है, प्राइस खुद कम नहीं हुआ है। तो ये डी जो है सही है, सी सही है, ए सही है, बी गलत है, क्योंकि हम लोग सीपीआई के आधार पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, न कि डब्ल्यूपीआई के आधार पर। यह कब से यह चेंज हुआ है, यह कमेंट करके आप बता सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज इन सीआरआर विल हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। सीआरआर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव आएगा? सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, अर्थात बैंक अगर अपने पास ज्यादा पैसा रखेगा एज ए फॉर सिक्योरिटी मेजर, तो उसके पास लेंडिंग पावर जो है कम हो जाएगा। तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी, कम, गलत है, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाएगी। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है अगर ज्यादा बढ़ेगा तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता जो है यह क्या हो जाएगा, आपको कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बैंक्स लैंडिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज। उसके बाद जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना, तो यह तो है। किसानों की आय में वृद्धि करना, टू कैरी आउट द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी है। टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का विकास करना राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का उद्देश्य क्या है? प्रमोट हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इंक्रीज फार्मर्स इनकम और टू कैरी आउट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी जो है नहीं है इसका। उसके बाद अंडर व्हिच सर्कमस्टांसेज वुड ए टैक्स बी कॉल्ड रिग्रेसिव। किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है? तो टैक्स जो है हम लोग को मालूम है 3 टाइप का होता है, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स और तीसरा होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। तो यहाँ पर पूछा जो रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है? तो रिग्रेसिव टैक्स का मतलब है जो अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। तो अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार, द बर्डन ऑन द पुअर इज लेस देन द बर्डन ऑन द पुअर इज ग्रेटर देन ऑन द रिच। तो रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है? जो गरीब आदमी है उस पर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, अमीर आदमी पर कम टैक्स लगा रहे हैं, ये रिग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब होता है? जो गरीब आदमी पर कम टैक्स लगता है, अमीर आदमी पर ज्यादा टैक्स लगता है, जो भारत में है। और प्रोपोर्शनल टैक्स का क्या मतलब है? गरीब हो या अमीर हो, सबको समान रूप से टैक्स एक परसेंटेज देना होगा। तो याद रखिएगा 3 टाइप का टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स। यहाँ पर 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव दिया गया है जो आपको याद रखना है। उसके बाद सीआरआर का कंसेप्ट यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल ढंग से बताने, सीआरआर और एसएलआर में क्या अंतर है यह मालूम आपको होना चाहिए। सीआरआर एसएलआर में आज की डेट में सीआरआर कितना है? तो 3% है, परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट केप्ट विद आरबीआई एज ए रिजर्व।
ये CRR है। SLR आज की डेट में कितना है? 18% है। रेपो ये कब का डाटा है? तो 6 फरवरी 2026 का डाटा हम बता रहे हैं। तो टैक्स जो है वो रिग्रेसिव टैक्स जो होता है गरीब पर ज्यादा पड़ता है। तो टैक्स भी 3 टाइप का, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स। आपको हम अभी समझा दिए हैं। जो प्रोग्रेसिव टैक्स गरीब पर कम, अमीर पर ज्यादा, रिग्रेसिव टैक्स गरीब पर ज्यादा, अमीर पर कम, प्रोपोर्शनल टैक्स सब पर समान रूप से टैक्स लगेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधन होता है। इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स द टैक्स इज लेविड एंड टैक्स्ड ऑन। तो टैक्स जो है 2 प्रकार से सरकार लगाता है, या तो सरकार डायरेक्ट टैक्स लगाता है या इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तब हम पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जब हमारा सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वहां पर हम लोग को डायरेक्ट टैक्स लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधन जो है सेम व्यक्ति पर लगता है। जिसका सैलरी है, जिस पर टैक्स लग रहा है वही आदमी पेमेंट भी करता है। तो द सेम पर्सन इसका हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स में सेम पर्सन होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आपको डिफरेंट पर्सन होता है। ठीक है, हम ये सब थोड़ा ज़्यादा डिटेल ढंग से नहीं बता रहे हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप टेलीग्राम पर कमेंट करके पूछेगा तो जरूर हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। एक ही व्यक्ति पर लगता है डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में अलग व्यक्ति, 2 डिफरेंट पर्सन पर लगता है। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स वाज नॉट बिल्ट बाय शेरशाह। कुछ निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया? तो शेरशाह सूरी जो भारत में, इसका टाइम पीरियड क्या रहता है? 1540 से 1545। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है बिहार की हिस्ट्री के लिए, शेरशाह सूरी। तो इसने आपको कौन कौन सा रूट बनाया? बंगाल से सिंध तक, आगरा से बुरहानपुर, आगरा टू चित्तौड़ और नन ऑफ द एबव। तो इसमें तीनों जो रोड है आपको शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। तो यह याद रखिएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद व्हेन डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन पटना। तो ब्रिटिशर्स जो अपना पहला फैक्ट्री कब बनाया था? 1620 ईस्वी में। 1621 ईस्वी में इसके फैक्ट्री को आग लगा दिया गया, क्योंकि यह जितना रंगदारी टैक्स इससे मांगा जा रहा था वो नहीं दिया, तो इसके फैक्ट्री को आग लगा दिया 1621 ईस्वी में ही। तो यह याद रखिएगा। मतलब जो वहाँ का गवर्नर था, सिंपल शब्द में जो गवर्नर था, इसके व्यापारी से बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा था, बहुत ज्यादा टैक्स मांग रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने देने में थोड़ा सा दिक्कत किया। तो इसका जो फैक्ट्री जो 1620 में एस्टैब्लिश हुआ उसको 1621 में आग लगा दिया जाता है या आग लग जाता है, जो भी कारण हो वो इस तरीके से उसका फैक्ट्री 1621 में ही खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन पटना बिहार कब एस्टैब्लिश होता है? 1620 ईस्वी में होता है। आपको आलमगंज पटना में होता है। यहाँ का जो पटना का गवर्नर था मुकर्रब खान, उसको सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे ही नया गवर्नर आता है, प्रिंस परवेज गवर्नर बनता है, तो यह इस ब्रिटिश अधिकारी सबसे, ब्रिटिश जो मर्चेंट था उससे बहुत ज्यादा पैसा मांगता है, नहीं देता तो आग लगा देता है। तो 1621 में ही इसका ये फैक्ट्री खत्म हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं जो ब्रिटिश का पहला फैक्ट्री 1620 में बना, 1621 में खत्म हो गया, आग लगा दिया गया, फिर 1630 में पटना में फिर दोबारा ब्रिटिशर्स जो है फैक्ट्री लगाने का कोशिश की। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मालूम होना चाहिए जो पहला फैक्ट्री कब बना, 1620 में। अगला है, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैड द लोएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रेट इन 2001 एंड 2011। तो बिहार में तो वो कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो अगर हम 2001 और 2011 में साक्षरता दर की बात करें बिहार का, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका क्या होगा? 2001 में किशनगंज था। 2001 का आंसर क्या है? किशनगंज। और 2011 का जो आंसर है वो कौन सा है? तो 11 में सहरसा। जब महिलाओं की बात आता है तो महिलाओं में आज की डेट में बिहार में सबसे कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ की है? तो यह है सहरसा का। एक बार हम लोग बिहार का लिटरेसी रेट देखिए। यह है आपको ये सारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। बिहार का डिटेल्ड इकोनॉमिक सर्वे जो है हर साल जो पब्लिश होता है इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से आप लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट वाइज, मेल फीमेल, रूरल अर्बन सब बहुत ही डिटेल ढंग से दिया गया है। तो उसी में आपको दिखाया जा रहा है जो बिहार का 2001 में लिटरेसी रेट कितना था? ओवरऑल 47% था। और सबसे कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ की थी? तो किशनगंज। पुरुष भी सबसे कम कहाँ के पढ़े लिखे थे? तो किशनगंज के। ये कब का डाटा है? 2001 का डाटा है। आज के डेट में अगर हम देखें 2011 में जो है आपको महिला सबसे कम पढ़ी लिखी कहाँ पर है? तो सहरसा में। पुरुष सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ का है? तो पूर्णिया में। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पुरुष कहाँ पर है बिहार में? तो रोहतास में। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला कहाँ पर है? रोहतास में। और ओवरऑल भी रोहतास में है। यह सब डाटा कहाँ का है? तो 2011 का सेंसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 2001 और 2011 में महिला सबसे कम पढ़ा लिखा, तो 2001 में किशनगंज और 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ पर है? तो सहरसा में। उसके बाद व्हिच बुद्धिस्ट टेक्स्ट शेड्स लाइट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर द गुप्ताज। कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो यह याद रखिएगा आर मंजूश्री मूल कल्प जो है, इसमें हमको बिहार के गुप्ताज का के टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन मिलता है। आर मंजूश्री मूल कल्प। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वैशाली। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कालाशोक के समय हुआ था उसमें कौन बैठा था? तो उसमें जो है आपको सवाकामी जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को लीड किया था। सवाकामी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो यह याद रखिएगा। 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल है यह एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल
तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था, काला अशोक राजा था सवाकामी, उसको लीड किया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के समय हुआ था, मौलिपुत्र तीस उसको प्रिसाइड किया था। अभिधम पिटक तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया था। तो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को अच्छी तरीके से एक बार समझ लीजिएगा, याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया था? तो तत्कालीन बिहार के किस क्षेत्र में देखा गया था 1857 का क्रांति? तो रोहिणी देवघर डिस्ट्रिक्ट में, वर्तमान झारखंड में 1857 में सबसे पहला विद्रोह हमको देखने को मिला था। कहाँ पर? रोहिणी। तो एक बार हम लोग 1857 के विद्रोह को भी अगर देखें तो 1857 का विद्रोह जो है आपको 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर में पहला विद्रोह हुआ था। उसके बाद हम लोग जो है पटना में देखते हैं विद्रोह पीर अली के द्वारा 3 जुलाई 1857 को पीर अली विद्रोह करता है, जिसको 7 जुलाई 1857 को फांसी की सजा दे दी जाती है पीर अली को। तो यह याद रखिएगा 1857 का विद्रोह जो बिहार में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तो यह बात सही है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। टर्सरी रॉक्स आर फाउंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, यह भी पॉइंट सही है। तृतीय सेलों का विस्तार चंपारण जिलों में है। विंध्यन सीरीज रॉक्स आर नॉट फाउंड इन बिहार। तो विंध्यन सीरीज का चट्टान जो है बिहार में पाया जाता है, कहाँ? कैमूर और रोहतास में। क्वाटरनरी रॉक्स आर फाउंड इन द प्लेन ऑफ बिहार। तो बिहार के मैदानी क्षेत्रों में चतुर्थक श्रेणी का चट्टान पाया जाता है। तो 1, 2, 4 जो है यहाँ पर सही है, थर्ड जो है गलत है। तो 1, 2, 4 आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हो जाएगा। आप जो लोग भी देख रहे हैं जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और हमें भी ये आइडिया लगे जो हम लोग ये टाइप का वीडियो और डिस्कशन देखना पसंद कर रहे हैं, उन्हें यूजफुल लग रहा है एग्जाम के लिए। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में नहीं बहता? तो उत्तर बिहार में नहीं है। तो पुनपुन जो है यह दक्षिण बिहार की नदी है। बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा जो है नॉर्थ बिहार का है। पुनपुन जो है आपको कहाँ पर है? तो दक्षिण बिहार की नदी है पुनपुन। एक बार हम लोग बिहार की नदियों को अगर देखें तो बिहार की नदियों को देखने से पहले यहाँ देख लीजिए, टर्सरी रॉक बिहार में एकमात्र जगह चंपारण में मिलता है। क्वाटरनरी रॉक जो है पूरा गंगा का मैदान जो है क्वाटरनरी रॉक का बना हुआ है। विंध्यन रॉक जो है कैमूर रोहतास में देखने को मिलता है। धारवाड़ रॉक जो है आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, मुंगेर जमुई सब वाला इलाका जो धारवाड़ रॉक जो प्री कैम्ब्रियन टाइम का है। और आपको जब हम बिहार की नदियों को देखते हैं तो पुनपुन जो है फतुहा में गंगा नदी से मिलता है, जो एक आपको कौन सा है? दक्षिण बिहार की नदियां हैं। उसी तरह सोन जो है मनेर में गंगा नदी से मिलता है। कर्मनाशा जो है चौसा में मिलता है। तो यह जो है आपको गंगा नदी में कौन नदी कहाँ पर मिलता है ये आपको मैप एकदम आइडिया होना चाहिए। डिटेल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं बिहार की नदियों को, जो एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, तो बिहार में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इवन बख्तियार खिलजी जो है तुर्की शासन का संस्थापक था। कमेंट करके बताइएगा यह किस साल मारा गया, अर्थात अपने सिपाहियों के द्वारा मार दिया गया कब? बख्तियार खिलजी। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैड। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? काकोलत जलप्रपात जो है, काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो नालंदा में है। मंझर कुंड फॉल जो है यह नालंदा में नहीं है। तुतला भवानी रोहतास में है। तिलहर कुंड कैमूर में है। मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह भी आपको रोहतास में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक बार हम लोग ये चारों जो कुंड है, इस कुंड को हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो देखिए, मंझर कुंड कहाँ पर है? तो मंझर कुंड कितना सुंदर दिख रहा है, यह आपको कहाँ पर है? रोहतास में है मंझर कुंड। काकोलत जो है आपको नवादा में है। काकोलत कहाँ है? नवादा। तुतला भवानी कहाँ पर है? रोहतास में है। और तेलहर कुंड कहाँ पर है? कैमूर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो मंझर कुंड था जो आपको नालंदा में दिया गया है, उसका आंसर क्या है? मंझर कुंड आपको रोहतास में है। मंझर कुंड कहाँ पर है? रोहतास में। मंझर कुंड रोहतास में है, न कि नालंदा में। तो ऑप्शन बी जो है गलत है। उसका द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिहार इज मेड ऑफ रॉक्स सिस्टम मैच द रॉक सिस्टम विथ देयर डिस्क्रिप्शन। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानों से बनी हुई है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान कहाँ पे देखने को मिलता है? पश्चिमी चंपारण और तराई में। तो यह गलत है। धारवाड़ चट्टान जो है हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? उसका विंध्यन चट्टान जो है, अच्छा मिलान करना है तो धारवाड़ चट्टान हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? धारवाड़। तो दक्षिण पूर्वी बिहार में धारवाड़। विंध्यन चट्टान हमको दक्षिण पश्चिमी कैमूर में देखने को मिलता है। टर्सरी चट्टान चंपारण में और क्वाटरनरी चट्टान गंगा का मैदान। तो इसका आंसर क्या होगा? 79 का सी हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे बिहार की चट्टानों का लोकेशन। उसका व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर ए बॉर्डर विथ बोथ नेपाल और वेस्ट बंगाल। तो नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर है? तो यह है आपको किशनगंज। एक बार यह जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उस पर कई बार क्वेश्चन बना है, तो आपको यह सब आइडिया होना चाहिए। एक बार हम लोग देखें, रॉक के बारे में तो भी बताएंगे, फिर से डिस्कशन नहीं कर रहे। तो बिहार का जो किशनगंज है यह आपको नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक बार हम लोग देखें तो देखिए, ये जो है
किशनगंज नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और अगर हम लोग देखें वेस्ट चंपारण जो है नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। रोहतास जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। कटिहार जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। इस तरीके से बिहार का जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के साथ 8, वेस्ट बंगाल के साथ 3 और झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसका तो बिहार बजट 2026-27 प्रेजेंटेड ऑन 3 फरवरी 2026 हैज ए साइज ऑफ, तो बिहार बजट का साइज कितना है? तो 3,47,000 करोड़ का साइज है। 3,47,589 करोड़ रुपए का बिहार बजट रखा गया है आपको 3 फरवरी को। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। तो भारत का यहाँ पूछा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो 7.4%। याद रखिएगा भारत का जो है जीडीपी रेट जो एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, तो यह है आपको 7.4% का जीडीपी रेट हम लोग भारत लेवल पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बिहार का बजट जो है कितना का प्रेजेंट किया गया है? तो 3,47,589 करोड़। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का बजट 3,47,589 करोड़ का रखा गया है, जो पिछले बार से लगभग में 10% अधिक है। और जब हम भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की का बात करते हैं तो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है आपको 7.4% का एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर उसके बाद बिहार राज्य के गठन की वर्षगांठ मनाने हेतु 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया। यह कौन सी वर्षगांठ थी? याद रखिएगा अभी 2025 में जो हम लोग बिहार दिवस मनाए वह 113वां वर्षगांठ था। बिहार कब बना? तो 1912 ईस्वी में बना है, तो 113वां वर्षगांठ था। इन व्हिच सिटी विल द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 विल बी हेल्ड फ्रॉम मार्च 20 से 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह जो है आपको कहाँ किया गया है? तो यह है आपको नई दिल्ली। ये कहाँ पर किया गया है? तो यह जो है आपको नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अब तो खत्म हो गया ये डेट के बाद जो है नेक्स्ट आंसर का नई दिल्ली। उसके बाद फातिमा बॉस ने 74th मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। वह किस देश का प्रतिनिधित्व कर रही है? तो फातिमा बॉस जो थी आपको मैक्सिको की थी, जो मिस यूनिवर्स बनी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन को एक बार हम लोग देख लें। ठीक है, आप देखिए जो यहाँ पर दिया गया 22 मार्च 2025 को हम लोग बिहार का 113वां फाउंडेशन डे बनाया है। बिहार जो है कब कार्व आउट हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को कार्व आउट किया गया था बंगाल से, इसलिए हम 113वां फाउंडेशन डे बनाए हैं 2025 में, 22 मार्च 2025 को। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 न्यू दिल्ली में हुआ है 20 से 27 मार्च को। और मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है? तो फातिमा बॉस जो मैक्सिको की है। देखिए ये कब का न्यूज है? 21 नवंबर का न्यूज है। मैक्सिको फातिमा बॉस क्राउन्ड मिस यूनिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट 10th आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस देश ने भाग लिया? तो बांग्लादेश की जगह आपको स्कॉटलैंड ने। ठीक है, कैंसिल किया जाएगा 86 का आपको ऑप्शन ये हो जाएगा। बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड। एक सेकंड, ठीक है, इसका आंसर किया जाएगा 86 का ऑप्शन। उसके बाद टाइफून बुआलोई हैज कॉज्ड एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ लाइफ इन व्हिच कंट्री? तो टाइफून बुआलोई ने किस देश में भारी विनाश और जान माल का नुकसान किया? तो यह है वियतनाम। यह वियतनाम में टाइफून बुआलोई ने बहुत ही ज्यादा नुकसान किया। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉन्च्ड ए बिड टू रीटेक बेगराम एयरबेस। द एयरबेस बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने की बोली लगाई है। यह एयरबेस किस देश से संबंधित है? तो यह है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से अमेरिकन सेना चला गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जो फिर से हम अफगानिस्तान के में एयरबेस पर अपना सेना भेजेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन देख लें। तो देखिए टाइफून बुआलोई जो है आपको वियतनाम में बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचाया। कब का न्यूज है? तो 29 सितंबर 2025 का है। ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस में यह टाइफून से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद आपको बेगराम एयरबेस जो है कहां पर है? तो अफगानिस्तान में है। यह कब का न्यूज है? तो ये देखिए आपको ट्रंप सजेस्ट यूएस ट्रूप्स कुड रिटर्न टू द बेस इन अफगानिस्तान। तो चाइना, यह कब का न्यूज है? तो 19 सितंबर 2025 का न्यूज है। तो बेगराम एयरबेस कहां पर है? अफगानिस्तान में है। यहाँ पर अमेरिका का रहा जो हम फिर से आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ऑफिसर का नाम दिया गया। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो उर्जित पटेल जो है आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अभी रिसेंटली फिर से अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफ थाईलैंड कौन बने हैं? तो अनुतिन चारनी विराकुल को पीएम ऑफ थाईलैंड बनाएंगे। पीएम ऑफ फ्रांस तो सेबेस्टियन ले कोर्नु को पीएम ऑफ फ्रांस है। और चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट
कमीशन तो कौन है? मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के हैं। तो चेयरमैन ऑफ एसीसी मोहसिन नकवी। हाँ, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखें तो पीएम थाईलैंड के पीएम कौन बने? तो एनुतिन चारनीबीर कौल, और फ्रांस के सेबेस्टियन लोकार्नो, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी, और उर्जित पटेल जो है आपको आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। उर्जित पटेल आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका एसोचैम के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष का पदभार निर्मल मिंडा ने संभाला है। निम्न में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो यूरोपियन नेशन ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है। कौन? यूरोपियन यूनियन ने। उसके बाद है इन व्हिच स्टेट वाज द चीफ मिनिस्टर इति कोली दुत्ती पत योजना रिसेंटली लॉन्च? हाल ही में मुख्यमंत्री इति कोली दुत्ती पात योजना किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो असम में। यह किसके लिए है? तो चाय बागान के मजदूरों के लिए है, जिसे एक टाइम जो है 5-5 हजार रुपया दिया जाएगा। तो चाय बागान के मजदूरों के लिए असम के चीफ मिनिस्टर ने इति कोली दुत्तीपात योजना लागू किया है। ये सब एक बार हम लोग चेक कर लें। तो देखिए निर्मल कुमार मिंडा जो है एसोचैम के प्रेसिडेंट बने हैं। निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है आपको इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो ईरान का है उसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया है। ये कौन घोषित किया? तो यूरोपियन यूनियन ने किया है। उसके बाद जो चाय बागान का जो मजदूर है उसको 5-5 हजार रुपया दिया जाएगा इस मुख्यमंत्री इति कोली दुत्तीपात योजना के तहत। तो ये देख सकते हैं हेमंत शर्मा बिस्वास जो है असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये घोषणा किया है। कब का है? तो 26 जनवरी 2026 का यह न्यूज है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो हंसजा शर्मा जो है उसको यह गौरव प्राप्त हुआ है। भारत के फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई द इंडियन आर्मी फर्स्ट आर्म्ड हेलीकॉप्टर रुद्रा। फर्स्ट आर्म्ड हेलीकॉप्टर रुद्रा को उड़ाने का सर्टिफिकेट किसे मिला है? तो हंसजा शर्मा। तो ये हंसजा शर्मा है। उसके बाद भारत के किस राज्य के जीवित जल पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया? तो इंडिया हैज नॉमिनेटेड द लिविंग रूट ब्रिज ऑफ व्हिच डिस्ट्रिक्ट फॉर द इंक्लूजन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यह है जीवित रूट पुल जो है लिविंग रूट ब्रिज जो ये कहाँ का है? तो मेघालय का। उसके बाद किस राज्य ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? तो जीरो पॉवर्टी मिशन जो है लॉन्च किया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बर्थ एनिवर्सरी पर। तो किस स्टेट ने किया है? तो यह है आपको उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो एक बार हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन देखिए। कैप्टन हंसजा शर्मा जो 27 साल की है, ये कब का न्यूज है? 28 जनवरी 2026 का, ज्यादा दिन का नहीं है। ये जो है बिकमिंग इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन पायलट क्वालिफाइड टू फ्लाई द रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर। तो ये याद रखिएगा, हंसजा शर्मा जो है आपको फर्स्ट इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर। उसके बाद मेघालय का जो ये लिविंग रूट ब्रिज है इसको यूनेस्को में नॉमिनेशन के लिए भेजा गया भारत की तरफ से। इंडिया सबमिट्स नॉमिनेशन ऑफ मेघालय लिविंग रूट ब्रिज फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कब का है न्यूज? तो 29 जनवरी 2026 का यह न्यूज है। उसका जीरो पॉवर्टी मिशन टू बी नेम्ड आफ्टर बी आर अम्बेडकर। यह कब का न्यूज है? तो 15 अप्रैल 2025 का न्यूज है। जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का जो जीरो पॉवर्टी मिशन है उसको बी आर अम्बेडकर जीरो टू बी नेम्ड आफ्टर बी आर अम्बेडकर। तो ठीक है, अनाउंस द जीरो पॉवर्टी मिशन इन उत्तर प्रदेश विल बी नेम्ड आफ्टर भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यह जो है जीरो पॉवर्टी मिशन कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग उसके बाद है हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो कृषि वर्ष के रूप में किस राज्य ने 2026 को घोषित किया? तो यह मध्य प्रदेश। ईयर ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में घोषित किया गया है 2026 को, तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया। उसके बाद व्हिच स्टेट्स टेबल्यू हैज बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट टेबल्यू इन द 77th रिपब्लिक डे पैरेड इन 2026। तो 77वें गणतंत्र दिवस 2026 पैरेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो महाराष्ट्र का झांकी। उसके बाद है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन कर लें। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश टू ऑब्जर्व द 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर फोकस ऑन फार्मर्स वेलफेयर। ये कब का न्यूज है? तो 26 जनवरी 2026 का यह न्यूज है। मध्य प्रदेश ने आपको 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है। उसके बाद महाराष्ट्र का जो टेबल्यू है उसको बेस्ट स्टेट टेबल्यू का ये है महाराष्ट्र का झांकी, जो 26 जनवरी को निकाला गया था, जिसको सबसे अच्छा झांकी घोषित किया गया। महाराष्ट्र के बाद सेकंड पोजीशन पर जम्मू कश्मीर है, थर्ड पोजीशन पर केरला है। ये कब का न्यूज है? 29 जनवरी का न्यूज है। तो जो टॉप में है उसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर
भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा गया है, कब हुआ? तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ? तो 27 जनवरी 2026 को हुआ। याद रखिएगा, 27 जनवरी 2026 को हुआ है। हु वाज रिसेंटली अवार्डेड स्कॉच अवार्ड 2025? हाल ही में किसी स्कॉच अवार्ड 2025 दिया गया है, तो सी डॉट को दिया गया है। सी डॉट ही है, एक बार चेक, सी डॉट को दिया गया है। तो देखिए, आपको सी डॉट को स्कॉच अवार्ड 2025 दिया गया है, और 27 जनवरी 2026 को इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। यह देखिए, ऑन 27 जनवरी 2026 को यह मदर ऑफ ऑल डील्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हुआ है। उसके बाद सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को जो है स्कॉच अवार्ड 2025 दिया गया है। कब का न्यूज है? तो 19 जनवरी 2026 का यह न्यूज है। ये कब का न्यूज है? तो 19 जनवरी 2026 का न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न में से कौन सा थीम निर्धारित है? कुछ ऑफ द फॉलोइंग थीम इज सेट फॉर इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ द 18th ब्रिक्स समिट 2026। तो 2026 में ब्रिक का समिट भारत में होने वाला है, और उन्होंने क्या थीम रखा है? तो उन्होंने थीम रखा है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। तो जो 18वां ब्रिक्स समिट जो भारत में होने वाला है, आज ब्रिक में कितने मेंबर है? टोटल 10 मेंबर है। उसका थीम जो है भारत में जो ये समिट होने वाला है, थीम क्या रखा गया है? तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ देखिए थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 18वां ब्रिक्स समिट 2026 में कहां पर होगा? होस्टिंग कंट्री इंडिया। अभी लेटेस्ट मेंबर जो 2025 में ब्रिक्स में शामिल हुआ वो कौन है? इंडोनेशिया। ये पूछा भी गया है। अभी ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर है? तो टोटल 10 मेंबर है। इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन जो इस एडिटोरियल टेस्ट पेपर का था उसको हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया। उम्मीद है यह डिस्कशन आपको एग्जाम पर्पज के लिए अच्छी तरीके से रिवाइज करने में हेल्प कर रहा होगा। तो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो, आपको लग रहा है आपको इस टाइप का डिस्कशन देखना चाहिए, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस टाइप का डिस्कशन पहुंचा सकें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए टेस्ट पेपर